हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं हमारे चैनल पर। तो आप सभी देख रहे हैं दर्द से मोहब्बत भाग 10। इससे पहले इस कहानी के 9 भाग अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। प्लीज़ आप सब लोग ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आप सबने अब तक पढ़ा था। अवनी बोलती है नील से, मुझे पता है कि मेरे फ्यूचर हबी के घर में नौकर तो होंगे नहीं, इसीलिए मुझे ही खाना बनाना पड़ेगा। इसीलिए मैंने पहले से ही सीख लिया। तो अवनी के अभी ऐसा बोलने से नील को दिल ही दिल खुशी महसूस होती है, लेकिन फिर भी वो अपनी खुशी को अपने दिल में दबा लेता है क्योंकि वो अपनी औकात से बाहर नहीं जाना चाहता था। तो इतना आप देख चुके थे, अब देखते हैं आगे। अवनी और नील अभी डिनर कर रहे थे, तभी निहाल ऑफिस से आ चुका था। तभी निहाल को देखकर अवनी निहाल के गले लग गई और काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रही थी। दोनों भाई बहन ने अभी थोड़ी सी बातें की, फिर निहाल भी फ्रेश होकर डिनर करने लगा। तो नील अभी समझ गया था कि निहाल किसी बात को लेकर अभी परेशान है। तभी नील ने उससे पूछा, क्या हुआ निहाल? ऑफिस में सब कुछ ठीक तो है ना? तू टेंशन में लग रहा है। तो निहाल ने अभी अवनी की तरफ देखकर और फिर इशारों में कहा कि बाद में बताऊंगा। तभी नील भी समझ गया था कि हो ना हो रुद्र और किट्टू की कोई ना कोई तो बात जरूर होगी। तभी दोनों ने डिनर किया और फिर दोनों ही गार्डन में आ जाते हैं। अवनी अभी किचन को साफ करने लगती है। तो निहाल ने कहा कि दो बैड न्यूज है, पहले कौन सी सुनेगा? तो नील ने कहा कि जो भी तुझे सही लगे वही सुना दे, आखिर कौन सी बैड न्यूज है वही बता दे। तो निहाल ने कहा ठीक है, पहली बैड न्यूज सुन ले। तो रुद्राक्ष अभी किट्टू को डिवोर्स दे रहा है। तो नील ने कहा और दूसरी बात? तो निहाल ने कहा कि बस सोनम तेरी इज्जत का सौदा करना चाहती है। यह सुनकर तो नील की आंखें अभी फटी की फटी रह गई थी। तभी नील ने कहा कि दूसरी बैड न्यूज़ तो दोबारा सुना जरा। तो ठीक से सुना नहीं है मैंने। तो निहाल ने कहा कि आज सोनम ऑफिस आई थी, वो तेरे साथ वन नाइट स्टैंड करना चाहती है। यही बैड न्यूज़ है तेरे लिए। तो बदले में वो एक कॉन्ट्रैक्ट हमें दे देगी। तो नील ने भी काफ़ी हैरानी से निहाल को देखते हुए कहा, और रुद्र रुद्र ने क्या किया? तो निहाल ने कहा कि तू तो जानता है ना उसे। रुद्र ने उसका गला पकड़ लिया और काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था वो। अगर मैं नहीं होता ना तो आज सोनम को वो मार ही डालता। तो नील अभी थोड़ा सा खुश हो गया था। तो निहाल ने कहा कि ज़्यादा खुश मत हो, अभी तेरी भी तो बारी है ना। तो रुद्र ने मुझे कहा है कि मैं और तू कुछ भी करें, लेकिन वो कॉन्टैक्ट सोनम से लेकर उसे दे। नील ने निहाल को हैरानी से देखा और गुस्से से कहा कि क्या कह रहे हो तुम? जैसा कह रहे हो वो कुछ नहीं कर सकता मैं। सोनम के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। निहाल ने अभी थोड़ा सा हंसते हुए कहा, मैंने कहा था रुद्र से कि नील अपने आप को सती सावित्री से कम नहीं समझता है, पर रुद्र ने कहा कि कोई भी तरीका अपनाओ, ये कॉन्ट्रैक्ट मुझे ला कर दो। अब मैं क्या कर सकता था यार नील। तो नील ने भी गुस्से से कहा कि सालो कुत्तो कमीनो, तुम दोनों भाई अपने बड़े भाई की इज्जत का सौदा करके चले आए हो और मुझे बता रहे हो कि मैं क्या कर सकता था। तुम्हें शर्म नहीं आई? थोड़ी भी लज्जा नहीं आई तुम्हें? निहाल ने भी थोड़ी सी शरारत भरे अंदाज में कहा कि आखिर मैं अपने सामने अपने भाई की इज्जत लूटते हुए कैसे देख सकता हूँ? मुझे अंदर से बहुत ही ज्यादा दुख लग रहा है, पर कोई ना कोई तरीका जरूर अपना लूंगा मैं, जिससे तेरी इज्जत भी बच जाए और रुद्र को वो कॉन्टैक्ट भी मिल जाए। बस अब हमें अपने दिमाग पर जोर डालना पड़ेगा। नील ने अभी बेबसी से कहा, वे चुड़ैल मुझे खाए बिना नहीं मानेगी। क्या करूं मैं? मेरी इज्जत तो अब खतरे में है, कैसे बचाऊं? मुझे बचा लेना निहाल। इतना कहकर नील ने अभी अपना सर निहाल के कंधे पर रख दिया और उसका चेहरा अभी बहुत ही मासूम लग रहा था। निहाल ने नील के सर को सहलाते हुए कहा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ लाडो, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। तभी थोड़ी देर में अभी वो ओल्ड कपल की गाड़ी रुद्र के फार्म हाउस के बाहर पहुंच चुकी थी। रुद्र ने उस बूढ़े आदमी से कहा कि आप प्लीज गाड़ी यहीं पर साइड में लगा दीजिए, थोड़ी दूर ही रह गया है, हम पैदल भी चल सकते हैं, प्लीज आपको परेशान होने की अब जरूरत नहीं है। तभी उस बूढ़े आदमी ने गाड़ी साइड में रोक दी। तभी उस बूढ़ी औरत ने कहा कि बेटा, लेकिन तुम्हारी बीवी तो सो गई है ना? तो रुद्र ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं उसे उठा दूंगा। तो रुद्र ने अभी किट्टू को हाथ लगाकर उठा दिया। तो किट्टू ने भी अभी अलसाई से अपनी आंखें खोली और कसमसाने लगी। रुद्र को देखकर वो अपनी बाहें फैला देती है, जैसे कि कह रही हो कि प्लीज मुझे गोदी में लेकर चलिए। तभी उस ओल्ड लेडी ने कहा कि क्या हुआ बेटा, इसमें शर्माने वाली क्या बात है? तुम्हारी ही तो बीवी है ना, उठा
उठा लो उसे गोदी में और अंदर लेकर चले जाओ। तभी लेकिन रुद्र ने अभी किट्टू को इस हरकत पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था देखकर उसने बहुत ही गुस्से से किट्टू की तरफ देखा, जैसे वो कह रहा हो कि डोंट क्रॉस योर लिमिट। तभी किट्टू अभी अगले ही पल समझ गई थी कि रुद्र को उस पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गया है। उसने जल्दी से अपनी आंखें झुकाई और चुपचाप से गाड़ी से उतर गई थी। तभी किट्टू अभी आंखें झुकाकर अपने आंसुओं को कंट्रोल कर रही थी, लेकिन उसके आंसू तो अभी टपा-टप सिर्फ बहते जा रहे थे। तो रुद्र ने उस कपल को थैंक यू बोला और उस कपल ने अपनी गाड़ी घुमा ली और वहां से चले गए। रुद्र अभी पॉकेट में अपने हाथ डालकर आगे-आगे चल रहा था और किट्टू अपनी नजरें झुकाकर उसके पीछे-पीछे चल रही थी। किट्टू का अभी खिला हुआ चेहरा रुद्र ने 1 सेकंड में ही मुरझा दिया था। तो रुद्र को अभी आगे-आगे तो चल रहा ही था, लेकिन उसके सामने अभी किट्टू के फैलाए हुए हाथ बार-बार याद आ रहे थे। अभी उसे थोड़ा-सा अंदर से गिल्टी फील हो रहा था। रुद्र ने अपनी आँखें बंद की और फिर पलट गया, तो किट्टू अभी आँखें झुकाकर उसके पीछे-पीछे चल रही थी। इसीलिए रुद्र के ऐसे अचानक पलटने से उसका सिर रुद्र के सीने में जा लगा। तो रुद्र ने किट्टू को देखकर कहा कि देखकर नहीं चल सकती क्या? आंखें बंद करके चलती हो? तो किट्टू ने अपनी आंखें उठाई, अभी जो रोने की वजह से थोड़ी सी लाल हो चुकी थी। तो किट्टू अभी कंट्रोल तो बहुत ज़्यादा कर रही थी, लेकिन उससे अपने आंसू अभी कंट्रोल नहीं हो रहे थे। तो किट्टू अभी ना जाने कितनी रातें ऐसे ही रोकर सो चुकी थी। तो किट्टू को तो अभी याद भी नहीं था और रुद्र को किट्टू के आंसुओं की कदर बिल्कुल भी नहीं थी। रुद्र ने कहा कि इतना रोती हो, पता नहीं क्यों इतना रोती रहती हो। रेगिस्तान में खड़ा कर दो तो सुबह तक वहां भी हरियाली आ जाएगी। तो किट्टू ने ये सुनकर अपने आंसुओं को पोंछ लिया और चुपचाप से अपनी आंखें नीचे कर ली। रुद्र ने कहा कि गोदी चलना है, तो किट्टू ने अपनी गर्दन ना में हिला दी। रुद्र ने फिर से कहा उठा ले चलूं, गोदी में चलोगी? तो किट्टू ने फिर से ना में अपनी गर्दन हिला दी। तो रुद्र ने अभी एक गहरी सांस लेकर कहा कि किसी बहुत बड़े गधे ने कहा था कि लड़कियों की ना में भी हाँ होती है। इतना कहकर उसने किट्टू को अपनी गोद में उठा लिया। तो रुद्र ने अभी आगे कहा कि अब ठीक है ना, अब चलें? तो किट्टू ने अभी हल्की सी स्माइल करके अपनी गर्दन हाँ में हिला दिया। थोड़ी दूर चलने के बाद किट्टू ने इशारों में कुछ कहा, तो रुद्र ने कहा कि मेरे हाथ दुख जाएंगे। तो किट्टू ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। तो रुद्र ने कहा कि मेरे लैपटॉप से भी ज़्यादा हल्की हो तुम, मेरे हाथ नहीं दुख रहे हैं, तुम चुपचाप बस ऐसे ही मेरी गोद में चलो। रुद्र किट्टू को लेकर चलता रहा। थोड़ी देर में ही रुद्र ने कहा कि देखो, मैंने तुम्हारी बात मानी तो तुम्हें गोद में उठाकर लेकर आ रहा हूँ। अब तुम मेरी एक बात मानोगी, मुझे वो ड्रेस पहन कर दिखाओगी ना? ये सुनते ही किट्टू का गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ गया, जो अभी उसने थोड़ा सा कंट्रोल किया था, और वो रुद्र की गोदी में छटपटाने लगी, जैसे कह रही हो कि मुझे उतार दो, लेकिन मैं वो ड्रेस बिल्कुल भी नहीं पहनूंगी। तो रुद्र ने अभी अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा, मैंने तुम्हारी बात मानी है ना? तो देखो, कितनी देर से मैं तुम्हें गोदी में लेकर ही चल रहा हूँ, मगर फिर भी मैंने कुछ नहीं कहा। अब तुम भी मेरी बात मान लो और एक बार प्लीज़ मुझे वो ड्रेस पहना के दिखा दो। तो किट्टू ने अभी रिएक्ट नहीं किया, लेकिन वो खुद से मन ही मन कह रही थी कि मैं तो बिल्कुल नहीं पहनूंगी, एक बार भी नहीं पहनूंगी उस ड्रेस को, और आपके सामने तो बिल्कुल भी नहीं। तो रुद्र ने अभी किट्टू को लेकर फार्म हाउस के मेन गेट तक पहुंच गया था। तो रुद्र ने कहा कि किट्टू, अब चुपचाप सोने का नाटक करो, वरना जो हमारे घर में 2 न्यूज़ एंकर है ना, उन्हें मसाला मिल जाएगा कि मैं तुमको गोद में लेकर आया हूँ, और फिर वो मुझे चिढ़ा चिढ़ा कर ही मार देंगे। तो किट्टू ने अभी जल्दी से अपनी आंखें बंद कर ली थी। तो रुद्र अभी किट्टू को गोदी में उठाकर गेट के अंदर लेकर आ चुका था। निहाल और नील दोनों ही अभी गार्डन में बातें कर रहे थे। उन दोनों ने जब रुद्र और किट्टू को ऐसे एक दूसरे की बाहों में देखा, तो रुद्र उसे नज़र बचाकर चुपचाप से किट्टू को रूम में लेकर आ गया था। तो नील और निहाल अभी दोनों को जाते हुए देख रहा था। तो नील ने कहा कि रुद्र तो किट्टू को उठाने के बहाने ही ढूंढता रहता है। 3 बार किट्टू बाहर गई है और तीनों बार ही वो गोदी में लेकर ही उसे आया है, और हमारे सामने तो ऐसी दिखावा करता है जैसे उसे पहचानता भी नहीं, और तू कह रहा है कि ये डिवोर्स देने वाला है। तो निहाल ने भी कहा कि हाँ यार, समझ में तो मेरे भी नहीं आता है, चलो अब आएगा ना, उसे छोड़ो, तब पूछेंगे जब वो हमें बताएगा। थोड़ी देर बाद रुद्र का ड्राइवर भी बहुत सारे शॉपिंग बैग लेकर फार्म हाउस के अंदर आ गया। तो निहाल ने उसे रोकते हुए कहा, ये इतनी सारी शॉपिंग रुद्र ने की है क्या?
जो तुम अंदर घुसते चले आ रहे हो। ड्राइवर ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी तो नील ने कहा कि किसके लिए की है। तभी ड्राइवर ने कहा कि सर वो किट्टू मैम के लिए उन्होंने शॉपिंग की है। नील और निहाल एक दूसरे की आंखें फाड़ी एक दूसरे को देखने लगे तो निहाल ने कहा कि ठीक है, जाओ उन्हीं के कमरे में इन दोनों बैगों को रख दो। तो नील ने कहा कि यार समझ में नहीं आ रहा है कुछ भी, कभी तो ये इतना प्यार दिखाता है और कभी इतना ज़्यादा रूठ, क्या चाहता है रुद्र। तो रुद्र अभी किट्टू को कमरे में ले गया था। रुद्र ने किट्टू को बेड पर लेटा दिया तो किट्टू ने भी अपनी आंखें धीरे से खोली और मुस्कुराने लगी। तभी गेट एकदम से नॉक हुआ और ड्राइवर ने सारे शॉपिंग बैग रुद्र को दे दिए। तो रुद्र ने अभी शॉपिंग बैग रखते हुए कहा कि चलो फटाफट से उठो और ये ड्रेस पहनकर मुझे दिखाओ। तो किट्टू की आंखें अभी बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई थी और उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसने जल्दी से ना में अपनी गर्दन हिला दी तो रुद्र ने कहा देखो मैंने पहले ही कहा बस एक बार पहन के दिखा देना, उसके बाद तुम इसे कभी भी मत पहनना। किट्टू ने फिर से ना में अपनी गर्दन हिला दी तो रुद्र ने अपना माथा पीटते हुए कहा हे भगवान, हे भगवान मैं क्या करूं, एक बार पहन के दिखा दोगी तो कुछ नहीं करूंगा मैं, कुछ हो नहीं जाएगा, प्लीज़ एक बार पहन के दिखा दो ना, मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं। तो किट्टू ने अभी एक कॉपी पेन लिया और उस पर कुछ लिखकर रुद्र को दे दिया। तो रुद्र ने अभी नोट पढ़ा, उस पर लिखा हुआ था कि लेकिन ऐसी ड्रेस पहनकर तो सेड्यूस करते हैं ना सभी लोग एक दूसरे को, तो आप हमें फिर से गलत समझेंगे। फिर हमने उस दिन उस गंदे लड़के को भी कुछ नहीं किया था, फिर भी आपने हमें ही गलत समझा था। आपने कहा था कि हम उसे सेड्यूस कर रहे थे। हम नहीं पहनेंगे ऐसी ड्रेस बिल्कुल भी आपके सामने। तो रुद्र ने अभी अपना एक हाथ किट्टू के गाल पर रखा और अंगूठे से रब करते हुए कहा कि उस दिन जो कुछ भी हुआ था ना वो बहुत ही ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग थी मेरी। मुझे नहीं पता था कि तुम अभी बोल नहीं सकती थी, इसीलिए मैं विराट की बातों में आ गया था और तुम पे विश्वास नहीं किया। तो रुद्र ने अभी अपनी बातें कंटिन्यू करते हुए कहा कि तुम बहुत ही अच्छी हो, तुम किसी को भी सेड्यूस नहीं कर सकती हो और तुम में कोई भी कमी भी नहीं है। इनफैक्ट तुम में तो बहुत सारी खूबियां हैं जो हर किसी को दिखाई नहीं देती हैं, जो हर अच्छी से अच्छी लड़की में भी नहीं होती हैं। प्लीज़ किट्टू एक बार मेरी बात को मान लो और ये आखिरी बात है जो मैं तुमसे कह रहा हूँ, उसके बाद मैं कभी भी तुम्हें परेशान नहीं करूँगा और ना ही तुम्हें कुछ करने के लिए बोलूँगा। तुम्हारी हर परेशानी से तुम्हें आज़ाद कर दूँगा। उसके बाद तुम मेरी वजह से कभी भी किसी प्रॉब्लम का सामना नहीं करोगी। बस एक बार ये ड्रेस मुझे पहना के दिखा दो। किट्टू ने अभी बेमन उस ड्रेस को उठाया और सीधे वॉशरूम में चली गई। तो किट्टू ने अभी ड्रेस तो पहन ली थी लेकिन उसमें बाहर आने की अभी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। रुद्र ने अभी करीब 20 मिनट के बाद वॉशरूम का गेट खटखटाया। रुद्र ने कहा किट्टू मुझे पता है कि तुमने वो ड्रेस पहन ली है, प्लीज़ एक बार बाहर आ जाओ, हमें देख तो लेने दो। तो किट्टू ने अभी वॉशरूम का हल्का सा गेट खोला तो रुद्र ने कहा कि किट्टू प्लीज़ बाहर तो आओ ना, तभी तो देखूंगा मैं तुम्हें। तो किट्टू अभी धीरे धीरे कदमों से सीधा वॉशरूम की बाहर आ गई थी। किट्टू ने एक फ्रॉक पहनी हुई थी जो कि अभी घुटनों से ऊपर थी, उसका आगे का गला भी बहुत ज़्यादा डीप था और पीछे से वो पूरी बैकलेस थी। लाइट पिंक कलर की फ्रॉक जिसमें वो पूरी बेबी डॉल की तरह लग रही थी। फ्रॉक थाई तक होने के कारण किट्टू उसे बार बार अपने हाथों से नीचे की तरफ खींच रही थी। तो रुद्र ने अभी किट्टू को देखा तो बस उसे देखता ही रह गया। रुद्र की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था किट्टू इतनी सुंदर है। किट्टू का रंग और फ्रॉक का रंग एक जैसा था। रुद्र ने मन ही मन कहा काश तुम सोमनाथ की बेटी ना होती तो रुद्र की बाहों में होती। तो किट्टू की तो अभी आंखें ऊपर की तरफ उठ ही नहीं रही थी, उसने अपनी गर्दन अभी नीचे की तरफ झुका रखी थी। अपने आधे बाल आगे किए हुए थे ताकि डीप गला कवर हो जाए, लेकिन फिर भी उसका गोरा रंग उस ड्रेस में अच्छे से दिख रहा था। तो रुद्र ने जब देखा तो किट्टू इतना ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रही है अपने लिए। तो रुद्र ने कहा कि किट्टू ये ड्रेस खींचने से लंबी नहीं होती है, इससे तुम्हें और ज़्यादा परेशानी ही होगी। तो किट्टू अभी कुछ ही सेकंड रुद्र के सामने खड़ी हुई और वो फिर से पलटकर बाथरूम की तरफ जाने लगी। तो किट्टू अभी बाथरूम के गेट को छू पाती उससे पहले ही रुद्र ने उसका हाथ पकड़कर उसे घुमा दिया और वो सीधा रुद्र के सीने से जा लगी। तो किट्टू की अभी गर्म सांसें रुद्र के खुले हुए सीने पर पड़ रही थी। किट्टू ने डर के मारे रुद्र की शर्ट को कसकर पकड़ लिया था और उसकी धड़कन
धड़कनें जो अभी बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी, उसने उसे कंट्रोल करने की कोशिश की और जल्दी से अपनी आँखें बंद कर लीं। तभी रुद्र का एक हाथ किट्टू की कमर पर था और एक हाथ उसे किट्टू का हाथ पकड़ के रखा हुआ था। तो रुद्र अभी खुद को कैसे कंट्रोल कर रहा था, वो रुद्र ही जानता था। रुद्र की सांसें बहुत तेज स्पीड के साथ बढ़ रही थी। रुद्र ने अपने मन ही मन कहा, किट्टू, तुम्हें डिवोर्स देने से पहले हर्ट नहीं करना चाहता हूँ मैं। बेशक हम प्यार से करीब आए, इसीलिए हम ऐसा कर रहे हैं तुम्हारे साथ, लेकिन मैं ये नहीं चाहता हूँ कि तुम पर मेरी वजह से कोई भी दाग लग जाए। तुम बेदाग मेरे घर आई थी और बेदाग ही अपने घर जाओगी, और हमें कुछ नहीं चाहिए तुमसे। एक सेकंड के लिए रुद्र का भी मन हुआ था कि वो किट्टू को कसकर अपने गले लगा ले, लेकिन फिर भी वो एकदम से रुक गया और रुद्र ने धीरे धीरे से किट्टू को पलटा और उसकी कमर अपने सीने से लगा दी। तो रुद्र अभी किट्टू के बाल हटाने ही वाला था कि किट्टू कसमसाने लगी और किट्टू रुद्र के हाथ पर अपने हाथ मारने लगी। रुद्र ने अपने एक हाथ से किट्टू के दोनों हाथों को आगे की तरफ पकड़ लिया था ताकि वो उसे मार ना सके और खुद के सीने से लगाते हुए कहा, किट्टू रिलैक्स रिलैक्स, कुछ भी नहीं कर रहा हूँ मैं तुम्हारे साथ। मैं तो बस एक बार तुम्हें अच्छे से देखना चाहता हूँ, और वो देखना चाहता हूँ जो निशान तुमने अपने बदन पे लगा रखे हैं। रुद्र ने फिर से किट्टू के बालों को अपनी उंगलियों से हटाना चाहा तो किट्टू के शरीर में अभी एकदम से सिरहन दौड़ गई थी। किट्टू को फिर से किसमसाता हुआ देखकर रुद्र की सांसें और भी तेज चलने लगी थी। रुद्र ने फिर अपनी पकड़ और भी ज्यादा मजबूत करते हुए कहा, किट्टू प्लीज हिलो मत, कुछ नहीं करूंगा मैं तुम्हारे साथ। प्लीज एक बार मुझे देखने दो, मुझे जानना है कि तुम्हारा कहाँ पर निशान है। किट्टू नहीं चाहती थी कि रुद्र को वो निशान दिखे। किट्टू की आंखों से एकदम से पानी आ गया और फिर किट्टू रोने लगी। तो किट्टू के आंसू अभी रुद्र के हाथों पर गिर रहे थे, लेकिन इस वक्त रुद्र का ध्यान तो बस किट्टू के उस निशान को देखने पर था जो उसके घर से उसे दिया गया था। तो रुद्र ने अभी किट्टू के बालों को हटाया और वो निशान को देखा। एक सेकंड के लिए रुद्र भी काफी ज्यादा हैरान हो गया, क्योंकि वो निशान सच में बहुत बड़ा था। रुद्र ने किट्टू को एकदम से पलटा और उसके आंसुओं को पोंछते हुए कहा कि प्लीज किट्टू, मुझे माफ कर दो, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। तुम प्लीज बुरा मत मानो। मैं क्या बोलता तुम्हें, कैसे बताता तुम्हें कि मैं तुम्हारे निशान को देखने के लिए ये ड्रेस तुम्हें पहनने के लिए बोल रहा हूँ। मैं कैसे कहता तुम्हें कि तुम अपने कपड़े उतारो, क्या कहता मैं तुम्हें, बोलो। मुझे तुम्हारा निशान देखना था। मुझे जब कुछ भी समझ में नहीं आया तो मैंने ये तरीका अपनाया था ताकि तुम ये ड्रेस पहनो और मुझे बिना कहे तुम्हारा वो निशान दिख जाए। प्लीज रोना बंद करो। तो किट्टू अभी रुद्र की तरफ देख नहीं रही थी, वो तो बस अपनी आंखें नीचे करके रोए जा रही थी। उसे बहुत ज्यादा रोना आ रहा था। रुद्र किट्टू को ऐसे देखकर खुद को कंट्रोल कर रहा था, और वो कंट्रोल कैसे कर रहा था वो तो बस रुद्र ही जानता था। तभी एकदम से खिड़की से हवाएं का झोंका आता है। तो हवा के झोंके से किट्टू की स्कर्ट उतरती है और उससे पहले ही रुद्र ने उसे घुमाकर दीवार से सटा दिया और किट्टू के करीब आ गया, जिससे हवा किट्टू के कपड़ों को छू भी नहीं पाई थी। रुद्र किट्टू से बिल्कुल चिपका हुआ खड़ा हुआ था। रुद्र के बाहों में किट्टू एकदम से सिमटी जा रही थी। किट्टू भी थोड़ा सा सेंस में आई और उसने अपनी स्कर्ट को कसकर पकड़ लिया। थोड़ी देर तक हवा का झोंका किट्टू के बालों को उड़ाता रहा और रुद्र भी किट्टू को बस एक नज़र एक टक देखता रहा। किट्टू बस अपनी आंखें नीचे करके रुद्र के सामने खड़ी हुई थी। रुद्र ने फिर अपने मन ही मन कहा, किट्टू काश काश तुम सोमनाथ की बेटी ना होती तो आज पूरी रात तुम रुद्र प्रताप सिंह की बाहों में होती। क्या करूं मैं। रुद्र ने किट्टू के माथे पर हल्के से किस करके कहा, मैं खिड़की बंद करके आता हूँ। रुद्र सीधा खिड़की की तरफ चला गया और जब वो खिड़की बंद करके एकदम से पलटा तो उसने देखा कि किट्टू अभी कमरे में नहीं है। तो रुद्र समझ गया था कि शायद किट्टू वॉशरूम में कपड़े चेंज करने के लिए चली गई है। तभी रुद्र भी अपने कमरे में चला गया था और रुद्र अभी अपने कमरे में आया और सीधा वॉशरूम में चला गया। रुद्र ने अपने कपड़े चेंज नहीं किए थे, वो सीधा शॉवर के नीचे गया और शॉवर ऑन कर दिया। रुद्र अभी दीवार से लगकर अपनी आंखें बंद करके पॉकेट में हाथ डालकर खड़ा रहा था। तो शॉवर का पानी अभी रुद्र के ऊपर धीरे धीरे से गिर रहा था, जो रुद्र का बदन पूरा ठंडा कर रहा था। पर वही पानी रुद्र के दिल को और भी ज्यादा जला रहा था। रुद्र को आज किट्टू के साथ बिताए हुए वो पल बहुत ज्यादा याद आ रहे थे। उसे बहुत
बहुत ही ज़्यादा अच्छा फ़ील करा रहे थे। किट्टू के चेहरे पर रंग लगा हुआ था, किट्टू की स्माइल, किट्टू का सुंदर लगना, किट्टू का सिंदूर लगाना, किट्टू की बाहें फैलाकर रुद्र को देखना, किट्टू के आँसू, किट्टू का मछली को देखकर उल्टी करना, सब कुछ एक-एक करके रुद्र के सामने आता जा रहा था। रुद्र भी अच्छे से उसे फ़ील कर रहा था। करीब 20 मिनट रुद्र अपने दिल से लड़कर सीधा वॉशरूम के बाहर आ गया था। रुद्र ने अभी कपड़े पहनकर अपना फ़ोन उठाया तो रुद्र ने किसी को फ़ोन करके कहा कि तुम्हें पक्का यकीन है कि ना कात्यायनी सोमनाथ की बेटी? तभी फ़ोन से दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, हाँ सर, हमने बिल्कुल अच्छे से पता कर लिया है। मैं बिल्कुल श्योर हूँ इसमें कोई भी चोट नहीं है कि कात्यायनी सोमनाथ राठौड़ की बेटी है। रुद्र ने अभी कहा कि कात्यायनी की कमर पर जले हुए निशान हैं, वो कैसे आए हैं इसका भी पता लगाओ। मुझे नहीं जानना है कि वो उसकी बेटी है या नहीं। दूसरी तरफ से आवाज़ आई कि वो बचपन में एक बार पटाखे से जल गई थी, शायद उसी की वजह से उसके बदन पर वो निशान है। तो रुद्र ने कहा कि ठीक है, पर ध्यान रखना अगर इसमें कोई भी चोट हुआ ना तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उधर दूसरी तरफ से आवाज़ आई, सर यकीन मानिए हमारा इसमें कोई भी झूठ नहीं है कि कात्यायनी सोमनाथ राठौड़ की ही बेटी है। तो रुद्र ने अभी अपना फ़ोन रख दिया और फिर गहरी सांस लेकर कहा, अब तो डिवोर्स बिल्कुल होना ही चाहिए क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि सोमनाथ की बेटी मेरे पास रहे। रुद्र बहुत ज़्यादा उदास हो गया था। फिर अचानक से वो एकदम से उठा और किट्टू के कमरे में चला गया। तो किट्टू भी तब तक चेंज करके आ चुकी थी। रुद्र ने किट्टू से कहा कि किट्टू एक बात बताओ कि क्या सच बताना? तो किट्टू ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। रुद्र ने कहा कि सच बताओ किट्टू, तुम्हें ये निशान कैसे लगा? शायद तुम्हें किसी ने चलाया होगा, इसीलिए ये निशान तुम्हारे बदन पर है। तो किट्टू ने अभी पेपर पर लिख कर दिया, दिवाली पर पटाखे से जल गए थे हम, इसीलिए ये निशान है। तो रुद्र ने अभी किट्टू को देखा और कहा कि तुम सच बोल रही हो ना किट्टू? तो किट्टू ने जल्दी से हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। रुद्र की आखिरी उम्मीद भी अब किट्टू ने तोड़ दी थी। उसे लगा था शायद वो आदमी झूठ बोल रहा है। तभी रुद्र किट्टू के रूम से चला गया और किट्टू अभी नम आंखों से रुद्र को जाता हुआ देख रही थी। थोड़ी देर में ही रुद्र भी नीचे आया तो अवनी ने अभी रुद्र को देखा तो उसे कसकर गले लगा लिया। अवनी ने कहा कि कैसे हो भाई, मैं कब से वेट कर रही थी आपका। रुद्र ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी जैसे वो कह रहा हो कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो अवनी ने कहा कि भैया किट्टू भाभी से मैं मिल लूँ क्या? तो रुद्र ने कहा कि नहीं, वो अभी सो रही है, सुबह मिल लेना। तो अवनी ने कहा कि ठीक है, मैं सुबह ही मिल लेती हूँ उनसे। तो अवनी अभी फिर से अपने मोबाइल को लेकर सोफे पर बैठ गई। तो रुद्र अभी गार्डन में चला गया जहाँ पर नील और निहाल पहले से ही अपने आपस में बातें कर रहे थे। रुद्र का चेहरा बहुत ज़्यादा उतरा हुआ था। निहाल और नील ने अच्छे से नोटिस कर लिया। तभी नील ने रुद्र की तरफ देखा तो रुद्र समझ गया था कि रुद्र ने कहा, नील मैं अभी किसी भी सवाल का जवाब देने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। प्लीज़ इस समय हमसे कोई भी क्वेश्चन मत करना, प्लीज़ मुझसे अभी कुछ भी मत पूछना। नील ने अभी थोड़ा गुस्से में रुद्र की बाजुओं को कसकर पकड़कर कहा, बस बस मुझे एक बात का जवाब दे तू, क्या तू सच में किट्टू को डिवोर्स दे रहा है? तुझे शर्म नहीं आती क्या? रुद्र ने कहा कि हाँ। नील ने गुस्से से कहा, क्यों दे रहा है डिवोर्स तू उसे? अगर किट्टू यहाँ पर रहेगी तो तू सोमनाथ से बदला नहीं ले पाएगा क्या, जो तू उसे डिवोर्स देकर उससे बदला लेना चाहता है? किट्टू के यहाँ रहने से तुझे क्या प्रॉब्लम है, तू मुझे बता। और तू अब तो उससे अच्छे से प्यार भी करने लगा है ना? तो रुद्र ने कहा, मैं उससे प्यार नहीं करता हूँ। किसने कहा तुझसे मैं उससे प्यार करता हूँ? और अगर वो यहीं रहेगी तो मेरा ध्यान भटकता रहेगा और मैं सोमनाथ से बदला नहीं ले पाऊंगा। और नील तुझे पता है ना, मैं उसे वैसे भी डिज़र्व नहीं करता हूँ। वो मुझसे कहीं ज़्यादा अच्छा लड़का डिज़र्व करती है। मैं तो उसके लायक नहीं हूँ, मैं उसका ध्यान नहीं रख पाऊँगा। इसीलिए मैं इस ज़बरदस्ती के रिश्ते से उसे आज़ाद कर रहा हूँ और कोई वजह नहीं है उसे डिवोर्स देने की। निहाल ने भी बीच में आकर कहा कि तूने किट्टू से पूछा कि वो तुझसे डिवोर्स चाहती भी है या नहीं, या तू अपने मन से ही उसे डिवोर्स देना चाहता है? तो रुद्र ने अभी थोड़े से गुस्से में कहा कि जो लड़की मेरे साथ 3 महीने से सिर्फ टॉर्चर ही सह रही हो और वो मेरे साथ क्या ही रहना चाहेगी, वो तो हमेशा के लिए यही चाहेगी कि मेरी ज़िंदगी से चली जाए। ये जवाब सुनकर नील और निहाल दोनों ही एकदम से चुप हो गए क्योंकि किट्टू के मन में अभी क्या है ये बात तो ना नील जानता था और ना ही निहाल जानता था। थोड़ी देर के बाद ऐसे ही खड़े होने के बाद रुद्र ने एक पर्ची जेब से निकाल कर निहाल के हाथों में देते हुए कहा कि निहाल। तभी निहाल ने कहा कि ये क्या है? तो रुद्र ने कहा कि ये वही स्क्रिप्ट है जो तू मेरे मैनेजर को देकर आया था, मेरे और किट्टू के लिए।
तो रुद्र अभी अपने रूम में चला गया था। तो नील ने वो पर्ची देखकर कहा कि ये क्या है। तो फिर उसमें उसने पढ़कर देखा कि पढ़ते पढ़ते नील को भी एकदम से हंसी आ गई थी। तो नील ने कहा कि साले, क्या स्क्रिप्ट लिखी है तूने, क्या बात है, तुझे तो अच्छा सा स्क्रिप्ट वाला ही बना देना चाहिए। मुझे इसका असर भी हुआ है रुद्र पर या नहीं। तो निहाल ने भी थोड़ी सीरियस होते हुए कहा कि हाँ नील, असर तो हुआ है, तभी तो आज किट्टू को ये शॉपिंग कराने के लिए लेकर गया था। फिर नील और निहाल भी थोड़ा सा अंदर आ गए थे। तो निहाल भी अभी अपने कमरे में ऊपर की तरफ चला गया था। तो नील का कमरा अभी नीचे ही था। वो अपने कमरे में चला गया और वो भी अपने कमरे में जाकर खड़ा ही हुआ था कि उसने देखा कि अवनी अभी उसका वेट कर रही है आराम से बैठकर बिस्तर पर। तो नील ने अभी अवनी को जब अपने कमरे में देखा तो बोला कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। अवनी ने कहा कि आपका वेट कर रही हूँ, और क्या। तो नील ने कहा कि मेरा वेट, मगर क्यों, तुम मेरा वेट क्यों कर रही हो, और वो भी मेरे कमरे में, जाओ यहाँ से। तो अवनी ने कहा कि आपके बिना मैंने 2 साल क्या क्या किया है वो सारी बातें बताऊंगी ना आपको। नील ने कहा कि लेकिन मुझे कुछ भी सुनने में इंटरेस्ट नहीं है तुमसे, अब तुम यहाँ से जाओ वरना मैं निहाल को बुलाऊंगा। तो अवनी ने कहा कि नहीं जाऊंगी, यहीं रहूंगी, इसी कमरे में रहूंगी, क्या कर लोगे आप। तो अभी अवनी धीरे धीरे से नील के करीब आने लगी थी और नील जो घबराहट के मारे पीछे की तरफ हटने लगा था। तो अवनी अभी बिल्कुल भी नील के करीब आकर चिपक कर खड़ी हो गई। तो नील एकदम से दीवार से जा लगा और अवनी ने धीरे से कहा कि अब बताओ क्या करोगे, मैं तो यहीं रहूंगी। तो नील ने अभी फेक स्माइल करते हुए कहा, हाँ हाँ तुम्हारा ही तो घर है, मैं चला जाता हूँ, तुम यहाँ आराम से रहो। तभी नील धीरे से साइड से निकला और अपना फोन उठाया और 100 की स्पीड से वहां से भाग गया। तो नील अभी सीधा निहाल के कमरे में गया और नील जो सीधा बेड पर आकर पसर गया। नील ने ब्लैंकेट से ओढ़ते हुए कहने लगा कि देख, हमारे घर में काला साया है और जब तक वो काला साया घर में रहेगा ना, मैं यहीं पर सोऊंगा, क्योंकि मुझे उस काले साए से बहुत डर लगता है, वो कुछ भी कर सकता है मेरे साथ। तो निहाल को भी काफ़ी ज़्यादा हंसी आ गई थी। निहाल ने मन ही मन कहा, साले सती सावित्री, वो काला साया तुझे जी जान से प्यार करती है, समझा। निहाल ने अभी 1 सेकेंड के लिए नील और सोनम को इमेजिन किया और फिर वो तेज तेज हंसने लगा। तभी नील ने अपना ब्लैंकेट बिना हटा ही कहा, निहाल ज़्यादा दांत मत फाड़, वरना तू जानता है ना मुझे मुझे सोनम के साथ इमेजिन करके तू हंस रहा है, तुझे शर्म नहीं आती, सोने दे मुझे। अगली सुबह जब नील उठा तो अंगड़ाई लेता हुआ वो नीचे आया। नील को ध्यान नहीं रहा कि उसके कमरे में तो अभी अवनी सो रही है। वो कमरे में सीधा चला गया जहां पर अभी अवनी बेफिक्र होकर सो रही थी। उसे देखकर नील एकदम से शॉक्ड हो गया और उसकी आंखों में पिछली यादें आ गई थी। उसकी खूबसूरती नील की आंखों से हट ही नहीं रही थी। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड 3 साल पहले का फ्लैशबैक। नील चिल्लाता हुआ आता है, दादी दादी दादी, मेरी टी शर्ट कहाँ पर है। तो दादी ने कहा कि अरे यहीं कहीं होगी, किसी नौकर ने धोकर सुखा दी होगी, मिल जाएगी, क्यों परेशान हो रहा है, जा पूछ ले रामू काका से कहाँ पर है वो। तभी नील ने रामू काका से पूछा, रामू काका, आपने मेरी वो टी शर्ट देखी क्या जो सफ़ेद रंग की थी। तभी रामू चाचा ने कहा कि पता नहीं बेटा, हमने तो जिसके कपड़े थे सबके कमरे में ही रख दिए थे, आपके भी रख दिए होंगे, प्लीज़ आप जाकर पूछ लीजिए, नव्या से पूछिए। तभी नील ने नव्या से पूछा, तूने मेरी टी शर्ट देखी क्या। नव्या ने ना में अपनी गर्दन हिला दी और नील अवनी के कमरे में गया। तो नील ने गेट से ही पूछा, अवनी तुमने मेरी टी शर्ट देखी क्या, वाइट वाली। तो अवनी ने भी ना में अपनी गर्दन हिला दी थी, लेकिन अवनी के चेहरे पर अभी बहुत ही गहरी मुस्कुराहट थी। तो नील ने फिर से दादी से कहा कि दादी कहीं भी नहीं मिल रही है मेरी वो टी शर्ट, अब मैं क्या करूँ। तो दादी ने कहा, तो परेशान क्यों हो रहा है, मैं और दूसरी दिला दूंगी तुझे। नील ने कहा कि दादी वो मेरी फेवरेट थी। तो दादी ने कहा कि कोई बात नहीं, अभी तो कोई और पहन ले तू, शाम को मैं तेरे लिए दूसरी टी शर्ट ला कर दे दूंगी, अब तुझे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, चलेगा अब तो फिर देखते हैं फ्लैशबैक का एंड। नील ने देखा कि आपने वही टी शर्ट पहनकर सो रही थी। तो नील के चेहरे पर एकदम से मुस्कुराहट आ गई थी। उसने मन ही मन कहा कि चोरनी कहीं की, तो आज पता चला कि ये टी शर्ट कहाँ पर थी। थोड़ी देर में ही सब डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट कर रहे थे। अवनी भी किट्टू से मिल ली थी। अवनी को बहुत अच्छा लगा था किट्टू से मिलकर। अवनी को नील ने पहले ही बता दिया था कि किट्टू बोल नहीं सकती है, इसीलिए अवनी बस बोले जा रही थी और किट्टू उसकी बातें अच्छे से सुन रही थी। किट्टू
किट्टू अवनी की बातें खूब सुन रही थी और नील को देखकर काफ़ी ज़्यादा नर्वस भी हो रही थी। तभी थोड़ी देर में किट्टू ने नील को इशारा किया। अवनी ने कहा कि भाभी क्या कह रही हैं नील, मुझे भी बताइए। तो किट्टू ने एक उंगली नील की तरफ की और फिर अवनी की तरफ की और फिर उसने अपनी उंगलियों से एक हार्ट शेप बनाया। तभी किट्टू ने उस हार्ट शेप में देखा तो उसमें रुद्र का चेहरा दिखाई दे रहा था। तो किट्टू ने जब उस हार्ट शेप में रुद्र को देखा तो शर्म में आकर स्माइल पास की। तो रुद्र ने भी जब किट्टू को ऐसे देखा तो उसके चेहरे पर भी एक मीठी सी मुस्कान आ गई थी। तभी किट्टू ने जब उंगलियों से हार्ट शेप बनाया था तो नील भी समझ गया था कि किट्टू अवनी को बताना चाहती है कि एक हफ्ते पहले उसने अवनी को अपनी गर्लफ्रेंड बताया था और फिर वही अवनी आज उसके सामने थी। तभी नील समझ गया था मगर अवनी अभी ये चीज़ नहीं समझ पाई थी। नील एकदम से खड़ा हुआ और किट्टू के हाथ को पकड़कर कहने लगा, भाभी आप तो मेरा भांडा ही फोड़ने वाली हो। किट्टू मैं तो मजाक कर रहा था, ये वो नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन अवनी समझ गई थी कि किट्टू उसे बताना चाह रही है कि वो उससे प्यार करता है। तो अवनी ने भी अभी किट्टू का एक हाथ पकड़ लिया और कहा कि किट्टू भाभी प्लीज़ प्लीज़ मुझे बताइए ना कि क्या क्या बोलना चाहती हैं नील के बारे में। आप हमसे प्लीज़ मेरे बारे में और नील के बारे में क्या कह रही हैं बताओ ना। तो प्लीज़ भाभी बताओ ना। मगर नील भी कंटिन्यू बोले जा रहा था, किट्टू किट्टू मेरी बात सुनो, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम गलत सोच रही हो, ठीक है। कुछ भी मत बोलो, ये तो पागल है, इसके सामने तो कुछ भी मत बोलना। तभी निहाल ने ब्रेड पर जैम लगाते हुए कहा कि अवनी मैं बताता हूँ, यहाँ आओ। अवनी निहाल के पास जाती है, उससे पहले ही नील निहाल के पास आकर बैठ गया और बोला कि तू चुप रह, तेरे मुंह में आजकल कुछ ज़्यादा ही बातें आ रही हैं। नील ने निहाल का मुंह अपने हाथों से दाब कर रखा हुआ था कि तू कुछ भी नहीं बताएगा, तुझे मेरी दोस्ती की कसम। तो नील ने अभी निहाल को रिक्वेस्ट करते हुए कहा था कि यार तुझे तो पता है कि काले साए की वजह से मैं अपने कमरे में भी नहीं सो पाया हूँ, वैसे ही मैं बाहर रहता हूँ और तू क्या चाहता है कि मैं इस घर से भी बाहर चला जाऊँ। प्लीज़ कुछ भी मत बता इसे प्लीज़। तभी रुद्र ने सब की नौटंकी देखकर हल्के से मुस्कुराते हुए कहा कि ओके बहुत अच्छा है। तो किट्टू अभी रुद्र को देखकर मुस्कुरा रही थी। थोड़ी देर के बाद सबने अच्छे से नाश्ता कर लिया और फिर निहाल और रुद्र दोनों ही ऑफिस के लिए निकल गए। अब अवनी को यह बात खटकने लगी थी कि आखिर नील ने उसके बारे में क्या बोला था किट्टू से और किट्टू क्या बताना चाहती थी। वो तो बस अब किट्टू से जानना चाहती थी कि नील उसके बारे में क्या सोचता है। तो अवनी अभी किट्टू के पास जाती है और कहने लगती है कि भाभी प्लीज़ प्लीज़ बताओ ना मुझे कि नील ने क्या कहा था आपको मेरे बारे में। तो किट्टू ने अभी एक पेपर पेन लिया और उस पर कुछ लिख दिया। तो अवनी ने वो पेपर लिया और वो उसे पढ़ने लगी। तो अवनी अभी उसे थोड़ा सा ही पढ़ पाती है, उससे पहले ही नील ने वो पेपर अवनी से छीन लिया और वो भागते हुए वहाँ से चला गया। तो अवनी भी अभी नील के पीछे पीछे भागती रही और बोलती रही, नील नील प्लीज़ वो पेपर मुझे दे दीजिए। तो नील कभी सोफे के पीछे जाता तो कभी वो बेड के पीछे, पूरे घर में वो दोनों भाग रहे थे। तो अवनी भी अभी उसके पीछे पीछे ही भाग रही थी। लेकिन नील ने वो पेपर अभी अवनी को नहीं दिया था क्योंकि नील जानता था उसमें क्या लिखा है। नील भागता हुआ सीढ़ियों पर चला गया तो अवनी भी अभी इसके पीछे पीछे चली गई। लेकिन अवनी का पैर एकदम से फिसलने लगा तो अवनी अभी गिरने ही वाली थी। वो गिरती उससे पहले ही नील ने उसकी कमर पर अपना हाथ डाला और अपनी तरफ खींच लिया। अवनी अभी गिरने से बच गई थी, नील की बाहों में थी। तो नील का एक हाथ अभी अवनी की कमर पर था और एक हाथ से उसने ऊपर की तरफ पेपर को पकड़ रखा था। भागने की वजह से अवनी की सांसें अभी बहुत तेज तेज चल रही थी जो कि नील की गर्दन पर अच्छे से पड़ रही थी। तो नील अभी अवनी की गर्म सांसें खुद की गर्दन पे अच्छे से महसूस कर रहा था और उसे अवनी को लेकर काफ़ी ज़्यादा फीलिंग आ रही थी जो वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। नील ने धीरे से अवनी के कानों में कहा कि अवनी तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें लगी तो नहीं। तो अवनी ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। तो नील ने अवनी को अपने से थोड़ा सा दूर किया लेकिन अवनी अभी फिर से नील के करीब आ जाती है और उसे कसकर गले लगा लेती है। उसने नील की टी शर्ट को नीचे खींचा और अपनी एड़ी उठाकर फिर से नील की खुशबू अच्छे से महसूस करने लगी।
करीब 3 से 4 मिनट के बाद अवनी नील की टी शर्ट को छोड़ती है और उससे थोड़ा सा दूर होती है। तभी नील भी अवनी को एक नज़र बस देखकर गार्डन में चला जाता है। तो गार्डन में आकर अभी नील काफ़ी ज़्यादा बेचैन हो गया था। नील और इधर उधर बेचैनी से बस चक्कर लगाने लगा और खुद से बातें करने लगा। ये फीलिंग बहुत ही गलत है। मेरे दिल में ये फीलिंग क्यों आ रही है? मैं अवनी की लाइफ ख़राब नहीं कर सकता हूँ, कभी भी नहीं। नील ने अभी खुद से ही कहा कि अवनी मेरे बारे में जानती ही क्या है? कुछ नहीं जानती है वो मेरे बारे में। उसे कल को जब मेरे बारे में पता चलेगा तो उसे के पेरेंट्स कभी भी मुझसे शादी करने के लिए तैयार नहीं होंगे। क्या सोचेंगे वो मेरे बारे में? और खुद अवनी अवनी के पेरेंट्स पहले ही मुझे पसंद नहीं करते हैं और उन्हें अगर मेरे पास्ट के बारे में कुछ भी पता चलेगा तो वो बिल्कुल भी अवनी की शादी मुझसे नहीं करेंगे और अवनी भी शायद मेरे पास्ट को जानकर मुझसे नफरत करने लगे। कोई भी पेरेंट्स ऐसे नहीं होते हैं कि अपनी बेटी की शादी मुझ जैसे लड़के से कर देंगे। नहीं, मुझे अवनी से दूर ही रहना होगा क्योंकि अगर उसके दिल में मेरे लिए प्यार है, उसे पता चल गया कि मेरे दिल में भी उसके लिए प्यार है तो कुछ भी नहीं रुकेगा। इधर रुद्र का ऑफिस। रुद्र अपने कैबिन में आंखें बंद करके बैठा हुआ था। तभी रुद्र का मैनेजर धीरज कुछ पेपर्स लेकर अंदर की तरफ आया। धीरज ने वो पेपर टेबल पर रखते हुए कहा कि सर, आपने जो पेपर बनवाने के लिए कहा था ना, वो बनवा दिए हैं हमने। रुद्र ने धीरे से अपनी आंखें खोली, फिर उन पेपर्स की तरफ देखा। वो किट्टू और रुद्र के डिवोर्स के पेपर थे। तो रुद्र ने वो पेपर उठा लिए और उसे पढ़ने लगा और धीरज को देखकर कहा कि ठीक ठीक है, तुम जाओ यहाँ से, मैं देख लूँगा। धीरज अभी कैबिन से बाहर आ गया था मगर उसे भी वो पेपर्स देखकर काफ़ी हैरानी हुई थी। लेकिन जैसे ही वो बाहर आया तो निहाल की नज़र अभी उस पर पड़ी। तो निहाल ने कहा कि तुम रुद्र के और किट्टू के डिवोर्स पेपर देकर आए हो ना रुद्र को? मुझे सच सच बताओ। तो धीरज अभी कुछ बताना तो नहीं चाहता था। तभी उसने अपनी गर्दन डर के मारे हाँ में हिला दी। निहाल ने ना में अपनी गर्दन हिलाई और रुद्र के कैबिन की तरफ चला गया। निहाल अभी कैबिन में आता है और रुद्र को देखने लगता है। तो रुद्र अभी भी आंखें बंद करके अपनी कुर्सी में लीन होकर बैठा हुआ था, जैसे उसे तो कोई सुध बुध ही ना हो। तभी रुद्र ने कहा कि मुझे देखने से मेरा डिसीजन बिल्कुल भी नहीं बदलने वाला है, तो प्लीज़ निहाल मुझे देखना बंद करो। निहाल ने कहा कि मैं चाहता भी नहीं हूँ कि तेरा डिसीजन बदले, समझा तू? निहाल ने अभी कहा कि पर मैं देख रहा हूँ कि तुझे किट्टू को डिवोर्स देने में ज़ोर बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। मुझे लगता है कि शायद तू भी ये नहीं चाहता है। तो किट्टू को लेकर दिल में तेरे भी कुछ तो फीलिंग्स आ ही गई हैं और तू इस फीलिंग्स को अंदर ही अंदर दबा रहा है सिर्फ इसीलिए कि वो बोल नहीं सकती है। तो रुद्र ने अभी अपनी आंखें अभी भी नहीं खोली थी, बंद ही कर रखी थी और वो बिना आंखें खोले ही बोलता है कि जो समझना है तू समझ ले, मेरा फैसला अभी भी वही है, लेकिन किट्टू और मेरा डिवोर्स तो पक्का होने ही वाला है। तो निहाल ने अभी मन ही मन सोचा एक बार और ट्राई करके देखता हूँ, शायद ये मान जाए। निहाल ने कहा कि दादा दादी से क्या कहेगा तू? क्या वो मान जाएंगे तेरे और किट्टू के डिवोर्स के लिए? तो किट्टू को डिवोर्स क्यों दे रहा है तू? वो ये सवाल ज़रूर पूछेंगे। रुद्र ने अब तक आंखें नहीं खोली थी और उसने कहा कि वही जो सच है वही बता दूंगा कि मैंने किट्टू को 3 महीने टॉर्चर किया था और अब मैं उसे और टॉर्चर करके थक गया हूँ, तो उसके बाप के पास ही उसे छोड़कर आ जाऊंगा क्योंकि मैं उसे नहीं रखना चाहता। निहाल ने कहा कि और तुझे क्या लगता है कि दादा दादी तुझे माफ़ कर देंगे? तू गलत सोच रहा है। तभी रुद्र ने अपनी आंखें खोली और निहाल का चेहरा देखते हुए कहा कि हाँ हाँ, पता है मुझे, नहीं करेंगे माफ़ वो मुझे, लेकिन उनकी माफ़ी के लिए मैं अपने मकसद को बिल्कुल भी नहीं भूल सकता हूँ। मेरा जो मकसद पहले था वही मकसद आज भी है। तो निहाल ने कहा कि दादी जी ने तुझे कई बार कहा है बदला बदला छोड़ दे और अपनी ज़िंदगी पर ध्यान दे। तू अपनी ज़िंदगी किट्टू के साथ आगे बढ़ा। तू क्यों उसकी ज़िंदगी बर्बाद करना चाहता है सिर्फ अपने एक बदले के लिए? तू अपनी ज़िंदगी में सेटल होने के लिए सोचना, तू आगे का क्यों सोच रहा है? लेकिन तू है ना दादाजी की बात मानता है और ना ही मेरी और ना ही दादी की, यही सब करता रहता है फालतू की चीज़ें। रुद्र को अब काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गया था। उसने निहाल की तरफ देखकर कहा, जब पापा ने खुद को गोली मारी थी ना, तब मैं उनके सामने ही खड़ा हुआ था। दादाजी नहीं थे वहां पर, उन्हें खून से लथपथ मैंने देखा था। दादाजी ने नहीं देखा था। उन्हें तड़पते हुए भी मैंने ही देखा था, दादाजी ने नहीं देखा था।
पापा की आंखों में दुख, बेबसी मैंने देखी थी, दादाजी ने नहीं देखी थी। उन्हें तिल तिल कर मरते हुए मैंने देखा था, दादाजी ने नहीं देखा था। अगर दादाजी ये सब कुछ देख लेते ना तो वो भी खुद सोमनाथ राठौड़ को मार देते। निहाल रुद्र की हालत अच्छे से समझता था। रुद्र अभी काफी ज्यादा बेबस लग रहा था। उसकी दिल और उसकी आंखों में उसकी तकलीफ साफ झलक रही थी। इसीलिए उसने अब रुद्र से ज्यादा बहस करनी जरूरी नहीं समझी थी, क्योंकि वो जानता था कि रुद्र अभी काफी ज्यादा गुस्से में है। इसीलिए वो भी उठता है और गुस्से से अपने कैबिन की तरफ चला जाता है। रुद्र ने अभी गुस्से से पेपर वेट लिया और फिर गुस्से से एलईडी पे मार दिया, जिससे एलईडी के चकनाचूर हो गए। निहाल अभी अपने कैबिन में गुस्से से आकर बैठा हुआ था कि तभी उसका मैनेजर अंकित वहां पर आता है। अंकित ने कहा कि सर, आपने जो नव्या मैम के साथ उस लड़के की इंफॉर्मेशन निकालने के लिए कहा था ना, उसकी इंफॉर्मेशन मैंने निकाल ली है। निहाल ने कहा कि हाँ। हाँ तो खड़े क्यों हो, बताओ मुझे कौन है वो लड़का और नव्या के साथ वो क्या कर रहा था। क्या वो उसके कॉलेज का कोई फ्रेंड है या फिर कोई और। तो अंकित ने कहा कि सर, उस लड़के का नाम चिराग है, पेरिस से आया हुआ है, नव्या मैम के कॉलेज में ही पढ़ता है। और नव्या मैम और चिराग 2 महीने पहले ही एक पार्टी में मिले थे। चिराग ने नव्या को प्रपोज किया है और नव्या ने भी हाँ कर दिया है। वो दोनों ही एक दूसरे से शादी भी करना चाहते हैं। उन्होंने अपने फैसले भी ले लिए हैं। अब नव्या और चिराग को शादी के लिए प्रेशर डाल रही हैं और चिराग नव्या से शादी करने के लिए बहाने ढूंढता रहता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि नव्या से अभी वो शादी करे। तभी निहाल ने थोड़ा सा झिझकते हुए पूछा, क्या क्या तुम मुझे बता सकते हो कि उन दोनों का रिलेशन किस हद तक आगे गया है। तभी अंकित ने कहा कि सर, नव्या जी रुद्र सर की बहन है तो उन्हें अपनी लिमिट्स अच्छे से पता है। उन दोनों के बीच में अभी फिजिकल रिलेशन कुछ भी नहीं है। निहाल ने कहा कि ठीक है, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। तुम मगर एक काम करो, मुझे इसका फैमिली बैकग्राउंड भी ला कर दो। कौन है, इसके पापा क्या करते हैं और बेसिकली कहाँ के हैं, ये सब कुछ मुझे एक ही दिन में चाहिए कि वो लड़का कहाँ पे रहता है और उसके फैमिली में कौन कौन है, उसके पापा और उसकी मॉम क्या करते हैं। पूरा बैकग्राउंड लाकर मुझे जल्द से जल्द दो। तो अभी अंकित ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाई और सीधा निहाल के कैबिन से बाहर चला गया। निहाल अपनी कुर्सी पे दोबारा से बैठ गया और फिर से कुछ सोचने लगा। तो दोस्तों, अब इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, इसके लिए आपको देखना पड़ेगा इस कहानी का अगला भाग। क्या रुद्र दे देगा किट्टू को डिवोर्स और दोनों हो जाएंगे एक दूसरे से अलग, या फिर इसमें अभी किट्टू का कोई राज खुलेगा जिससे रुद्र और किट्टू हो जाएंगे एक।